भारतीय विचार मंच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी के निमित्त संघ नेतृत्व दिशा और भूमिका इस विषय पर इस 4 दिवसीय व्याख्यान माला में आज के तीसरे दिन व्यासपीठ पर विराजमान माननीय ईशान जी महामंत्री जो है और माननीय अवधूत जी जो कार्यकारी अध्यक्ष है और आप सभी माता भगिनी और प्रबुद्ध आत्मीय गण, ये अपने आप में एक विशेषपूर्ण एक उपक्रम है। इस पद्धति के संघ की यात्रा जो है ये बताने की एक अलग पद्धति है। संघ के सरसंघ चालक यानी संघ के नेतृत्व की दिशा और भूमिका, उन्होंने जिस पद्धति से संघ को आगे बढ़ाया, ये समझना है तो एक ये पद्धति एक उपयुक्त पद्धति है। लेकिन इस ओर आगे बढ़ने के पूर्व थोड़ा एक बात का स्मरण करना आवश्यक है, ऐसा लगता है मुझे। हर एक संगठन का अपना एक विकास क्रम होता है। जैसे जैसे संगठन आगे बढ़ता है, संख्यात्मक दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से, व्यापकता की दृष्टि से नए नए आयाम जुड़ते हैं, नई नई प्रगति छलांग लगाते हुए संगठन आगे बढ़ता है। उस समय परिस्थिति भी अलग अलग प्रकार की होती है, तो परिस्थिति भी संगठन पर, संगठन भी परिस्थिति पर एक दूसरे पे रिएक्शन एक्शन होती है। कोई भी संगठन का नेतृत्व है, वो नेतृत्व उसको चाहिए कि संगठन की अभी की विद्यमान स्थिति और समाज की आवश्यकता देखकर संगठन को दिशा दे। जैसे डॉक्टर जी के बारे में हम सुनते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1920 में कांग्रेस का जब अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उस समय एक प्रस्ताव के बारे में सजेशन दिया था। प्रस्ताव था कि विश्व के सारे जो पूंजीवादियों के चंगुल में फंसे हुए देश है, उनको उस चंगुल से मुक्त करने के संदर्भ में, तो एक भारत का या हिंदुत्व का वैश्विक एक दृष्टिकोण, इसके बारे में उन्होंने बताया था। लेकिन संघ के स्थापना के पश्चात संघ स्वयं सेवकों के सामने उन्होंने विचार रखा था, वो बिल्कुल स्थानीय देश की मुक्ति, देश की स्वतंत्रता, इसके बारे में ही रखा था। ऐसे ही हर एक सरसंघ चालक जी के बारे में देखेंगे तो मतलब ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि प्राय जब सरसंघ चालक जी का वर्णन हम करते हैं तो डॉक्टर जी ने एक पॉलिटिकल थ्रस्ट दिया, श्री गुरु जी ने कल्चरल थ्रस्ट दिया, या बाला साहब ने एक सोशल थ्रस्ट दिया, ऐसे वर्णन आते हैं। दिया भी है, ये सत्य भी है। लेकिन ये इसलिए आवश्यक जानना है कि उस समय संगठन की स्थिति क्या थी और समाज की आवश्यकता क्या थी, ये दोनों देखकर हर एक सरसंघ चालक जी ने उस समय संघ को जो दिशा दी है, वो दिशा ये है। तो इसलिए वो कोई उनके रुचि का विषय इसलिए नहीं, ये संगठन की स्थिति और समाज की आवश्यकता ध्यान में रखकर आज क्या दिशा बतानी चाहिए, आज क्या भूमिका होनी चाहिए संघ की, इस पद्धति का दिशा दर्शन उन्होंने किया है। ये चरित्र कथन नहीं है, इसलिए इस पद्धति के से व्याख्यान में थोड़े मात्रा में चरित्र के बारे में बताना, लेकिन बाकी जो परिवर्तन हेतु या विकास हेतु संगठन के या समाज के उन्होंने एक जो दिशा दी, उनकी जो भूमिका रही, उसके बारे में अधिकतर बताना यह अपेक्षित है। परिवर्तन विकास की इस यात्रा में आज बाला साहब और जो तृतीय सरसंघ चालक जी थे और रज्जू भैया जो चतुर्थ सरसंघ चालक थे, उनका योगदान क्या रहा, इसके बारे में चर्चा करनी है। वैसे देखा जाए तो कल मुकुंदा जी ने गुरुजी के बारे में बताते हुए ये कहा है, हम सबको मालूम है कि गुरुजी को जब पूछा गया कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, तब उन्होंने यही बताया था कि जैसे डॉक्टर जी ने
मुझे संघ सौंपा था वैसे के वैसे आगामी पीढ़ी को, जनरेशन को मैंने सौंपा है। ये मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके कालावधि में कुछ परिवर्तन नहीं हुए, कोई विकास नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। उनके कालावधि में तत्व ज्ञान जो था उसका मंडन किया गया, कार्य पद्धति का दृढ़ीकरण हुआ, प्रथम पाबंदी आई, उस संकट से संघ बाहर निकला, फिर कार्य विस्तार हुआ, विविध संगठनों का विस्तार हुआ, इतना सब कुछ हुआ। लेकिन उनका कहने का मतलब जो मूलभूत बीज रूप था वो सुरक्षित रखते हुए ये सारा विस्तार किया। ऐसे ही बाला साहब और रज्जू भैया के कालावधि में, उसके कालावधि की चर्चा करते हैं हम, तब हम ये देख सकते हैं कि अपने देश में बहुत गति से परिवर्तन आया, सामाजिक परिवर्तन, ऐसा ये कालावधि है। 1973 में, 1973 में पूजनीय गुरुजी की देहांत हुआ उनका, और उसके पश्चात बाला साहब देवरस सरसंघ चालक बने। वहां से 1994 तक वो सरसंघ चालक रहे। तब तक की एक पद्धति थी डॉक्टर जी और गुरुजी के समय की कि सरसंघ चालक जी के देहांत के पश्चात नया सरसंघ चालक नियुक्त होता था। उस पद्धति को थोड़ा बाजू रखते हुए, अपना खराब स्वास्थ्य ध्यान में रखकर बाला साहब ने अपने जीते जी चतुर्थ सरसंघ चालक रज्जू भैया इनको नियुक्त किया 1994 में। तब से लेके 6 वर्ष तक पूजनीय रज्जू भैया सरसंघ चालक रहे, और 2000 में बाला साहब ने जो पद्धति का स्वीकार किया था उसका ही अनुसरण करते हुए अपने जीते जी पूजनीय सुदर्शन जी को उन्होंने सरसंघ चालक बनाया। तो ये कालावधि जिसके बारे में हमको चर्चा करनी है, ये कालावधि 2000 से 1973 से 2000 तक का कालावधि है। इस कालावधि में जो घटनाएं हुई है संपूर्ण देश में, वो क्या है, ये थोड़ा देखेंगे तो हम देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत गति से परिवर्तन आया हो, ऐसी ये सारा कालावधि है। हम देखते हैं कि इस कालावधि में गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ, बिहार में नवनिर्माण आंदोलन हुआ, फिर एक बड़ी व्यापक मात्रा में ये संपूर्ण देश भर फैला, फिर सुप्रीम हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन, और उसके पश्चात इमरजेंसी लागू की गई, व्यक्ति स्वातंत्र्य और इसका सबका संकोच किया गया, लाखों लोगों को बंदी बनाया। ये सारी घटना इस कालावधि में हुई। उसके पश्चात हम देखते हैं कि चुनाव हुए, पहली बार देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार आई, लेकिन आपस में तालमेल न होने के कारण थोड़े ही दिनों में फिर से वो सरकार हट गई, फिर से कांग्रेस चुनकर आई। इसी कालावधि में आज जो सत्ताधारी पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उसकी स्थापना है, और गांधीवादी समाजवाद ये विचारधारा स्वीकार कर पहले कुछ वर्ष भारतीय जनता पार्टी चली। यही कालावधि है जिसके अंतर्गत 1980s में मीनाक्षीपुरम की एक अलग ऐसे घटना हुई। एक गांव के सारे अनुसूचित जाति के बंधुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, जिसके कारण काफी चर्चा देश में हुई। इसके कारण यही कालावधि है जिसमें खालिस्तान आतंकवाद अपने चरम पे था, जिसके कारण हमको अपने एक पंतप्रधान को खोना पड़ा। यही कालावधि है जिस कालावधि में राम जन्मभूमि का अभियान शुरू हुआ और बाबरी ढांचा का ध्वस्त होना, ये यही कालावधि है। यही कालावधि है मंडल आयोग का गठन और उसके संदर्भ में जितनी भी चर्चा, वाद विवाद दोनों ओर से, ये कालावधि यही कालावधि है। अपने दूसरे प्रधानमंत्री को भी हमने खोया, वो भी एक आतंकवाद की घटना है, तो राजीव गांधी की मृत्यु। यही कालावधि है जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद था वो अपने चरम पे था, जिसके कारण लगभग 1 लाख हिंदू वहां से विस्थापित हुआ।
यही कालावधि है जब भारत आर्थिक दृष्टि से संकट में आया, जिसके कारण लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और डंकेल गैट ये ट्रीटी हमको साइन करनी पड़ी। ये कालावधि है जिसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 1998 में आणविक स्फोट हुआ, हम अण्वस्त्र संपन्न बने। तो काफी सारी घटनाएं घटित होती है, ऐसा ये कालावधि हम देख सकते हैं। संगठन के प्रमुख जो रहते हैं, जिनको संगठन को और संपूर्ण देश को दिशा दिखानी होती है, उनकी प्रमुख 3 भूमिकाएं रहती है। एक भूमिका है संगठन में आवश्यकता अनुसार, समयानुसार परिवर्तन करना, नए आयाम दें, जोड़ना संगठन में। दूसरी बात है कि समाज में कुछ घटना होती है, उसको आवश्यकता अनुसार समाज का हित ध्यान में रखकर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अलग अलग जितनी भी घटनाएं बताई मैंने, उसको कुछ ना कुछ पद्धति से हमने रिस्पॉन्ड किया है संघ स्नात। और तीसरा काम रहता है कि हम केवल रिस्पॉन्ड करें, इतना ही नहीं, तो समाज में अपनी पहल से परिवर्तन जो करना है, वो परिवर्तन करने की दिशा में आगे बढ़ना, कदम बढ़ाना। तो इस तीनों विषयों के संदर्भ में ये दोनों सरसंघ चालक जी उन्होंने किस पद्धति से दिशा दिखाई, इसके संदर्भ में चर्चा करने के पूर्व थोड़ा उनके जीवन के बारे में एकदम इन शॉर्ट थोड़े में जान लेना उचित रहेगा, क्योंकि व्यक्ति ही है अलग अलग रूपों से, विचारों से, कृति से अभिव्यक्त होता है। तो पहले व्यक्ति क्या है यह समझना आवश्यक है। बाला साहब के बारे में देखते हैं तो बाला साहब का वर्णन प्रज्ञा भारती श्रीभा वर्णेकर जी ने किया। संस्कृत का श्लोक उन्होंने रचना की। उन्होंने कहा, देवः स्वराष्ट्रात् अपरो नयस्य, स्वराष्ट्र के बिना जिनका कोई देव नहीं है ऐसे। और रसः यथान्यत्र न संघ कार्यात्, संघ कार्य के बिना अन्य किसी इसमें बातों में जिनको रस नहीं है, रुचि नहीं, देव रस, इसका विश्लेषण करके उन्होंने ये श्लोक बनाया था। ये श्लोक सही अर्थ में बाला साहब का वर्णन करने वाला ये श्लोक है। बाला साहब का जन्म 1915 में हुआ है, 1915 में, और आयु 11 थी जब संघ प्रवेश हुआ। बिल्कुल संघ की स्थापना 25 में है, 26 से बाला साहब संघ से जुड़े। तो संघ कार्य पद्धति का विकास ये उन्होंने देखा है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है, उसमें कंट्रीब्यूशन भी किया है। तो हम देखते हैं उस समय थोड़ा अंग्रेजी सैन्य जिस पद्धति से था उस पद्धति का दायित्व रहा करता था। तो बाला साहब के पास बचपन में, उनके बचपन में यंग बटालियन डी कंपनी के कंपनी कमांडर थे। आज बड़ा आश्चर्य लगता है इस पद्धति का दायित्व, लेकिन वो उस समय बिल्कुल सामान्य था। और बाद में कंपनी सार्जेंट्स मेजर भी बने। तो ऐसे दायित्व का वहन करते करते आगे हुए। डॉक्टर जी की एक दिशा थी, दृष्टि थी, ऐसे होनहार जो युवा थे उनको साथ में लेकर जाना, एक्सपोजर विजिट कराना। तो उन्होंने एक पुणे में शिविर हुआ तो उसमें बाला साहब को भेजा था, या हिंदू युवक परिषद हुई थी, उसके पूर्व तैयारी के हेतु बाला साहब को भेजा था। तो ये सारे अलग अलग जगह उनको लेकर डॉक्टर जी घूमे भी है। जब 1939 में 39 में सिंधी में जो एक बड़ी व्यापक चिंतन बैठक हुई डॉक्टर जी के जीवन के अंतिम समय, ये क्योंकि 1940 में उनका निधन है, एक वर्ष पूर्व, उस सिंधी बैठक में जो अभी की पदावली जो बताया, दायित्व के नाम या आज्ञा है संघ की, इसको परिवर्तित किया गया और संस्कृत प्रचुर आज्ञाएं और पदावली उसका रूढ़ हुई। ये सारा आचार विभाग डिजाइन करने में बाला साहब प्रमुख थे।
तो पहले से इस कार्य पद्धति में एकदम निपुण ऐसे ये बाला साहब है। 1939 में बाला साहब प्रचारक निकले, लेकिन प्रचारक होते हुए वापस उनको बुलाया और नागपुर महानगर के कार्यवाह बनाए। ये इसलिए क्योंकि नागपुर महानगर उस समय एक पावर सेंटर हुआ करता था। सभी देश में अत्यंत उत्तम ऐसे कार्यकर्ता देने हैं तो कहां से जाएंगे? तो नागपुर से जाएंगे। वहां की शाखाएं उत्तम पद्धति से चलती थी, कार्यकर्ता निर्माण होता था, अलग अलग जगह देश भर में उनको भेजा जाता था। तो एक दीर्घ काल नागपुर महानगर के कार्यवाह इस नाते बाला साहब ने काम किया। 1942 में एक बड़ी मात्रा में देश की स्थिति ऐसे थी कि बड़ी मात्रा में संघ कार्य का विस्तार करना, तो बाला साहब के शब्दों में ही नाउ और नेवर इस प्रकार बताया और बड़ी मात्रा में प्रचारक निकले। 1946 में जब उनकी आयु छोटी ही थी वैसे, उस समय 31 वर्ष, उस समय वे सह सरकार्यवाह बने। बाद में 40 में डॉक्टर जी के निधन के पश्चात जब गुरुजी सरसंघ चालक बने, तब गुरुजी 2-3 बार उनके वक्तव्य में बाला साहब का वर्णन उन्होंने किया है। एक जगह उन्होंने वर्णन किया कि जिनके कारण मैं सरसंघ चालक इस नाम से जाना जाता हूं, ऐसे ये बाला साहब। या एक जगह उन्होंने कहा कि जिन्होंने डॉक्टर जी को देखा नहीं है, अगर डॉक्टर जी को जानना है ठीक से, उनके व्यवहार की यथार्थ कल्पना अगर आपको करना है, तो बाला साहब का जीवन देखिए, उससे आप कल्पना कर सकेंगे। तो गुरुजी बाला साहब की ओर किस नजर से देखते थे, इस पद्धति, इसका एक चित्रण हमको देखने को मिलता है। जब गांधी जी की हत्या हुई, संघ पर पाबंदी आई, तब एक अलग प्रकार के अत्यंत आक्रामक रूप के बाला साहब देखने को मिले, क्योंकि उस समय संघ की सुरक्षा, गुरुजी की सुरक्षा, यह सवाल था। जो शासन के साथ वार्ता कर दें, पाबंदी या वगैरह ये सब हुआ, उसके बाद में शासन के साथ जब वार्ता करनी थी, 3 लोगों की टोली बनाई, एकनाथ जी रानड़े, भैयाजी दानी और बाला साहब। विद्यार्थी परिषद की स्थापना में भी बाला साहब की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो भी क्रिटिकल विषय जब भी आते थे, उस समय प्रथम पाबंदी हटने के पश्चात शासन का बड़ा आग्रह था कि संघ पंजीकृत करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विषय बाला साहब के पास आया। बाला साहब ने निर्णय दिया कि संघ पंजीकृत नहीं होगा, हम समाज में संगठन नहीं, संपूर्ण समाज का संगठन है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो संविधान में भी न्यायिक अधिकार है हमको, तो उसके अंतर्गत ये अपना संगठन बनेगा, इस पद्धति का विषय बाला साहब ने रखा। संघ में पहली बार जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम को बाला साहब ने इंट्रोड्यूस किया। उस समय उनका यह कहना था कि सबका सुनना चाहिए, उनके मत क्या है ये भी सुनना चाहिए। चर्चिल का वाक्य वो हमेशा कोट करते थे, वो है, करेज इज व्हाट इट टेक्स टू स्टैंड अप एंड स्पीक, बट करेज इज ऑल्सो व्हाट इट मीन्स टू सिट डाउन एंड लिसन। तो शांतिपूर्वक सबका, विरोधियों का भी मत सुनना, तो अच्छे लिसनर इस नाते बाला साहब का वर्णन हम देखते हैं। जब संघ कार्य में बाला साहब सरसंघ चालक बने, उस समय 2 प्रतिमाएं कार्यक्रम में लगाते थे हम, एक डॉक्टर जी की और श्री गुरु जी की। मतलब सरसंघ चालक जी की प्रतिमा लगाना ये पद्धति थी। बाला साहब ने बताया कि अब से केवल ये ही 2 प्रतिमाएं रहेगी, इसके आगे कोई सरसंघ चालक की प्रतिमा नहीं रहेगी। तो इस पद्धति से बाला साहब की दृष्टि जो थी, ये हम देख सकते। जब 1992 में बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ, उस समय एक थोड़े समय एक क्या स्टैंड होना चाहिए हिंदू समाज का, इस पद्धति का एक कंफ्यूजन की स्थिति थी। उस समय बाला साहब का एक वक्तव्य था जिसके कारण एकदम क्लैरिटी आ गई समाज में। वो था
व्यक्ति की जैसे सहन शक्ति की सीमा रहती है, समाज के भी सहन शक्ति की सीमा होती है। और ये सीमा जब लांघ कर आगे जाते हैं तब क्या होता है, उसका ये चित्र है। तो एक पद्धति से एक अनअपोलोजेटिक स्टैंड इस पद्धति से बाला साहब ने लिया है। ऐसे एक अत्यंत कुशाग्र बुद्धिमत्ता के धनी, संघ कार्य पद्धति के तज्ञ, कुशल संगठक, व्यवहारी अत्यंत, ऐसे ये बाला साहब के चित्र हम देखते हैं। ऐसे रज्जू भैया के संदर्भ में देखेंगे तो रज्जू भैया अत्यंत संपन्न परिवार से थे। जब स्वतंत्रता मिली तब रज्जू भैया के पिताजी ये उत्तर प्रदेश सरकार में चीफ इंजीनियर थे। अत्यंत मेधावी ऐसे ये थे। लेकिन जब से संघ में आए तब से निरंतर सतत संघ कार्य करते हुए ऐसे रज्जू भैया हम देखते हैं। जब आयु उनकी 20 थी तब प्रयाग महानगर के कार्यवाह बने। 3 साल में जिला कार्यवाह, उसके पश्चात 3 साल में विभाग कार्यवाह, उसके पश्चात 3 साल में, 4 साल में संभाग कार्यवाह, और बाद में उत्तर प्रदेश प्रांत के कार्यवाह बने जब उनकी आयु 30 वर्ष की थी। जब और एक 6 साल बाद वो व्यवसायी कार्यकर्ता थे, जॉब करते थे, पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में फिजिक्स विषय। उसी समय कुछ मतलब अलग रचना, किस पद्धति से गुरुजी उनकी ओर, रज्जू भैया की ओर देखते हैं तो उनको प्रांत प्रचारक बनाया। सामान्यतः व्यवसायी कार्यकर्ता प्रचारक नहीं होते, लेकिन उस समय उनको प्रांत प्रचारक बनाया। 24 वर्ष का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने स्वेच्छा निवृत्ति ली और प्रचारक बने। बाद में क्षेत्र प्रचारक, और आपातकाल के कालावधि में संपूर्ण उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तर भारत का दायित्व उन्होंने संभाला। उसके पश्चात तुरंत अखिल भारतीय सह सरकार्यवाह, फिर सरकार्यवाह, फिर आयु थोड़ी खराब हुई तो सरकार्यवाह से फिर वापस सह सरकार्यवाह। यह संघ में ही होता है कि क्योंकि हम संघ में पोजिशनल कॉन्शियसनेस बहुत कम रहता है, तो इसलिए ये प्रमोशन है, डिमोशन है, ऐसा कभी माना नहीं जाता। इसलिए पहले सरकार्यवाह थे, बाद में सह सरकार्यवाह बने। उसके पश्चात 72 के आयु में सरसंघ चालक बने। 6 वर्ष तक वे सरसंघ चालक रहे। वाल्मीकि रामायण में राम के संदर्भ में एक विशेषण जोड़ते हैं महर्षि वाल्मीकि, वो है पूर्वभाषी। पूर्वभाषी मतलब स्वयं संवाद शुरू करने वाले। कभी कभी स्टेटस कॉन्शियसनेस के कारण एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस वगैरह, तो ऐसा रज्जू भैया के संदर्भ में कभी नहीं था। बिल्कुल सहज संवाद सभी से होता था। अपरिग्रह, अत्यंत सादगी भरा जीवन उनका, यह एक विशेषता उनकी रही। अत्यंत सौम्य ऐसी उनकी वाणी थी, प्रवृत्ति भी अत्यंत सौम्य थी। लेकिन आपातकाल का संघर्ष का समय आया तब एक विजिगीषु वृत्ति, एक वीर वृत्ति का दर्शन भी उनके सबको हो गया। उस समय जिस पद्धति से उन्होंने परिस्थिति संभाली वो एक अलग से उस पर बोलना चाहिए। इस पद्धति का ये सब घटनाक्रम, प्रयाग का विश्व हिंदू परिषद का अधिवेशन, उसकी व्यवस्थाएं देखना या आपातकाल के इसमें सबको संभालना, ये वो स्वयं गीतकार भी थे। तो 10 दिशाओं में जाए ये गीत, या पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, ये गीत, ये ऐसे न जाने कितने गीतों की स्वयं उन्होंने रचना की। विदेश में प्रवास करने वाले पहले सरसंघ चालक इस पद्धति से, तो विश्व विभाग का काम, उसको मार्गदर्शन उन्होंने किया। तो केनिया हो, म्यांमार हो, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप के अलग अलग देश, मॉरिशियस, दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, जापान आदि आदि देशों में व्यापक प्रवास उनका हुआ। एक पद्धति से सादगी भरा, सौम्यता लेकिन वीरव्रत, ऐसे दोनों गुणों के धनी ऐसे ही अपने रज्जू भैया थे। दोनों के अंतिम संस्कार जो हुआ, दोनों के, बाला साहब और रज्जू भैया, और उनके पूर्व के 2 सरसंघ चालक डॉक्टर जी और गुरु जी,
ये उनके मृत्यु और अंतिम संस्कार के संदर्भ में हम देखते हैं एक विचार की कंटिन्यूटी है। डॉक्टर जी का अंतिम जो निधन हुआ उसके पूर्व उन्होंने चर्चा की थी कि अगर किसी संघ के प्रमुख अधिकारी का निधन होता है तो अंतिम संस्कार कैसे करोगे, और बताया कि सैनिकी पद्धति से नहीं करना, क्योंकि अपना ये पारिवारिक संगठन है। तो सामान्य लोगों का जैसे अंतिम संस्कार होता है उसी पद्धति से, लोक गति से ही अंतिम संस्कार होना चाहिए। पूजनीय गुरुजी ने उनके पत्र में लिख कर गए कि किसी भी प्रकार का स्मारक नहीं बनाना, या बाला साहब ने बताया कि मेरा अंतिम संस्कार सार्वजनिक स्मशान में होना चाहिए। तब तक दोनों का, गुरुजी और डॉक्टर जी का अंतिम संस्कार रेशिम बाग में हुआ था। बाला साहब ने बताया मेरा अंतिम संस्कार सार्वजनिक स्मशान घाट पे होना चाहिए। और रज्जू भैया ने बताया मेरा जहां निधन होगा उसी गांव में मेरा अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो पुणे में इनका निधन हुआ तो पुणे में ही अंतिम संस्कार होगा। ये क्या दिखाता है? चारों के विचारों में, थॉट प्रोसेस में कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी क्या है? संघ संप्रदाय नहीं बनाना। संघ समाज में संगठन नहीं, संपूर्ण समाज का संगठन है। हमें लोगों से अलग दिखना नहीं है। और ये चैतन्यमयी संदेश अपने निश्चेतन शरीर को निमित्त बनाकर चारों ने दिया। अब थोड़ा घटनाओं पे आते हैं, तब देखेंगे कि इन सारे घटना जिसका वर्णन मैंने किया, इसके संदर्भ में जिस पद्धति का रिस्पॉन्ड रहा है, तो एक महत्वपूर्ण डायमेंशन जो है वो एकल गीत में भी आया, वो है समरसता का। 1974 में बाला साहब का वसंत व्याख्यान माला पुणे में भाषण है। भाषण का शीर्षक था सामाजिक समता और हिंदू संगठन। उसमें 3 प्रमुख बातें उन्होंने बताई है। आज भी लोगों को थोड़ा क्रांतिकारी लग सकती है, ऐसी इतने सालों के बाद भी ऐसी ये तीनों बातें हैं हिंदू समाज के लिए अत्यंत आवश्यक ऐसी बातें। एक बात बताई उन्होंने, जाति और वर्ण व्यवस्थाएं अब व्यवस्थाएं नहीं रही, अव्यवस्थाएं बन गई है और धीरे धीरे इन दोनों को समाप्त होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताई कि अगर अस्पृश्यता बुरी नहीं है तो दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है। और तीसरी बात बताई, अस्पृश्यता, विषमता और जाति भेद समाज से समूल नष्ट होने चाहिए। इट शुड गो लॉक, स्टॉक एंड बैरल। तो ये समरसता के बारे में अपनी जो दृष्टि है वो बिल्कुल साफ करने वाले ये व्याख्यान है। आज भी आप एक रेफरेंस बुक इस नाते सभी समरसता विषय काम करने वाले कार्यकर्ता इस भाषण की ओर देखते हैं। संघ की दृष्टि कैसे थी? मीनाक्षीपुरम की घटना हुई, अनुसूचित जाति के बंधुओं ने इस्लाम स्वीकार किया, तो पेट्रो डॉलर्स और इसके कारण ये मतांतरण कैसे हुआ, इसके संदर्भ में भारत में संपूर्ण चर्चा हुई। लेकिन संघ में इसका विचार करते समय यह विचार हुआ कि केवल पेट्रो डॉलर नहीं, विषमतापूर्ण व्यवहार भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर विषमतापूर्ण व्यवहार नहीं रहेगा तो यह मतांतरण नहीं होगा। तो इंट्रोस्पेक्शन करने की भी हिंदू समाज ने स्वयं की ओर आवश्यकता है। 1981 में समरसता आरक्षण के संदर्भ में प्रस्ताव पारित हुआ, आरक्षण का समर्थन करने के, आरक्षण की आवश्यकता बताने वाला। संघ के बैठकों में कोई भी प्रस्ताव पारित होता है तो यहां ऑटोक्रेसी तो है नहीं, तो मुक्तता से चर्चा होती है। तो ऐसा नहीं है कि संघ के बैठक में इसको विरोध नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। तो बहुत लोगों का मत उस समय अलग था। आरक्षण के संदर्भ में अलग मत रखने वाले भी स्वयंसेवक थे। इसलिए उस प्रतिनिधि सभा में इस संदर्भ में काफी बहस हो गई। एक सत्र भर बहस चली। सत्र समाप्त होते समय बाला साहब ने सूचना दी कि अगले सत्र में फिर से वापस जब आएंगे ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन
उस समय आते समय आप सभी ने थोड़ी कल्पना करना कि अपना जन्म अनुसूचित जाति में हुआ है, और फिर चर्चा करना इस प्रस्ताव के संदर्भ, और स्वयं सेवकों का व्यवहार, उनकी श्रेष्ठता भी देखिए, उनकी एक थॉट प्रोसेस भी देखिए। ये जब सूचना दी गई, उसके पश्चात सत्र में यह प्रस्ताव सभी की ओर से सहर्ष स्वीकार किया गया। केवल यह प्रस्ताव एक नहीं, तो 90 में परावर्तित बौद्ध मतावलंबी जो थे, उनको आरक्षण देने का जो निर्णय सरकार ने लिया था, उसका अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव पारित किया संघ ने। 94 में कुरीतियां छोड़कर सबको सामाजिक समता, समरसता और न्याय मिले, इसके हेतु प्रस्ताव पारित किया। 2000 के पश्चात भी 2005 में, 7 में अलग अलग विषयों में समरसता के विषय में संघ के द्वारा पारित प्रस्तावों की एक बड़ी सूची। यह एक दृष्टिकोण संघ का समरसता के संदर्भ में रहे। केवल एक विचार रखना है, इतना ही नहीं, तो अंतर जातीय विवाह को खुलकर समर्थन संघ के सरसंघ चालक जी ने, बाला साहब ने किया। राम जन्मभूमि के शिलान्यास का जब प्रसंग आया, तब एक अनुसूचित जाति के बंधु कामेश्वर जी चौपाल, उनके हाथों से ये शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। पूर्वांचल के छात्राओं का उपनयन संस्कार होना चाहिए, इस विषय में पहल की। 1983 में जब वर्ष प्रतिपदा थी, वर्ष प्रतिपदा डॉक्टर साहब का जन्मदिन, और वही 1983 में वर्ष प्रतिपदा 14 अप्रैल को थी, वो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का जन्मदिन। तो दोनों महापुरुषों का यह जन्मदिन, ये सुअवसर मानकर सामाजिक समरसता मंच की स्थापना की, जो अलग अलग पद्धति से समरसता समाज में स्थापित हो, इसके लिए प्रत्यक्ष एक्टिविटी अलग अलग प्रकार से करते। 89 में जब डॉक्टर जी की जन्म शताब्दी थी, तब यह लक्ष्य रखा गया कि इस निमित्त बड़ी मात्रा में वंचित समाज तक रीच आउट हो। तो अनुसूचित जाति के बंधु, जनजाति के बंधु, इनके बीच में जाना, सेवा कार्य शुरू करना, ये लक्ष्य रखकर ये पूरी जन्म शताब्दी मनाई गई। जब 91 में बाला साहब को लोकमान्य तिलक पुरस्कार, एक प्रसिद्ध पुरस्कार मिला, उसकी राशि अनुसूचित जाति के बंधुओं के बीच में काम करने वाले संस्था को उन्होंने दान इस नाते दी। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से सामाजिक समरसता, इसलिए समता साध्य करना है तो समरसता अनिवार्य है, क्योंकि समता प्लस बंधुता इज समरसता। तो इसलिए समरसता प्राप्त करने हेतु अलग अलग पद्धति से प्रत्यक्ष विचार और व्यवहार दोनों ओर से संघ कार्य ने पहल की। और एक प्रसंग में संघ का इस कालावधि में योगदान दिखता है, वो है आपातकाल का कालावधि। जनतंत्र की रक्षा के हेतु जो संघर्ष हुआ, उस समय संघ का योगदान। हम सबको मालूम है कि यह आपातकाल आ सकता है, इसका 1 वर्ष पूर्व अनुमान बाला साहब ने किया था। और 74 जनवरी में ही उनके एक भाषण में उन्होंने बताया था कि इस प्रकार का आपातकाल आ सकता है, संघ पर पाबंदी भी आ सकती। प्रत्यक्ष 74 में मार्च 74 गुजरात विधानसभा भंग हुई, लेकिन तुरंत चुनाव नहीं हुए। हम सबको गुजरात के बंधुओं को तो अधिक मालूम है इसके संदर्भ। और फिर छात्र आंदोलन खड़ा हुआ यहाँ पे। बिहार में भी एक नवनिर्माण आंदोलन, जयप्रकाश जी जिसका नेतृत्व कर रहे थे, वो आंदोलन खड़ा हुआ। तो जब 75 में एक जनसंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन, उसमें जयप्रकाश नारायण जी स्वयं गए थे। तो जयप्रकाश नारायण जी का नेतृत्व उस समय पूरे देश भर में स्वीकार किया गया, और ये परिवर्तन ला सकता है आंदोलन, इस प्रकार का भाव सभी के मन में निर्माण हुआ। 12 जून 2075 गुजरात के विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया, कांग्रेस पराजित हुआ। उसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन भी आया,
और जिसमें इंदिरा गांधी को दोषी माना गया और 6 वर्ष इलेक्शन आगे नहीं लड़ सकती, इस प्रकार का निर्णय भी किया गया। 25 जून को एक लोक संघर्ष समिति की स्थापना की गई जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में। उसके अध्यक्ष थे मुरारजी देसाई और सचिव थे संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख। दिल्ली में एक विशाल रैली हुई उस दिन, और उसी दिन रात को इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद 25 को इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, 30 जून को बाला साहब को अरेस्ट किया गया। 4 जुलाई को संघ पर प्रतिबंध, दूसरा प्रतिबंध आया। और इसके संदर्भ में, लेकिन ये आने वाला था, ये संघ कार्यकर्ताओं ने भाप लिया था। इसलिए कोई भी लड़ाई करनी है तो उसकी अच्छे से पूर्व तैयारी करनी है। बाला साहब उस पर पद्धति से एक लड़ाकू नेतृत्व उस समय था, तो इसका पूर्व नियोजन बहुत अच्छे पद्धति से हुआ था। यह बताया गया था कि सभी प्रचारक, कोई भी अरेस्ट नहीं होगा, सारे भूमिगत होंगे। तो उस समय लगभग 1,500 प्रचारक देश में थे, तो सारे के सारे प्रचारक भूमिगत हुए। अन्य व्यवसायिक कार्यकर्ता भी जिनको संभव था, क्योंकि व्यवसायिक कार्यकर्ताओं की एक सीमा रहती है, उनका घर परिवार है, प्रचारक को वो स्वतंत्रता है, इसलिए प्रचारक भूमिगत होना आसान है उसके लिए। तो ये सारे भूमिगत हुए। तुरंत ये रचना की गई कि एक देश को 4 विभागों में बांटा गया, एक एक विभाग का दायित्व एक एक अपने कार्यकर्ता के पास सौंपा गया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तर भारत का दायित्व रज्जू भैया के पास था। उसी प्रकार भवराव देवरस के पास बिहार, पूर्व भारत, इसका दायित्व था। मोरोपंत पिंगले, इनके पास पश्चिम महाराष्ट्र, ये पश्चिम भारत, इसका दायित्व था। और यादवराव जोशी, उनके पास दक्षिण भारत का दायित्व था। इसी पद्धति से माधवराव मूले उस समय सर कार्यवाह थे, तो ये सबका संचालन करना ये माधवराव मूले जी का काम था। प्रशासकीय अधिकारियों से संपर्क रखना और उनके जो अनुकूल अधिकारी, उनसे मदद भी लेना, ये काम जो करना था वो एकनाथ जी रानड़े को दिया गया। विरोधी पार्टी जितनी भी थी उनका समन्वय करना, संकलन करना, ये काम दिया गया रामभाऊ गोडबोले और नानाजी देशमुख के पास। इस प्रकार कार्य विभाजन लगभग पहले से ही पूर्व तैयारी थी। तो इसलिए जब बाकी सब जो पॉलिटिकल पार्टी या सामाजिक संगठन जिन पर पाबंदी आई तो हड़बड़ा गई सारे, उस प्रकार संघ का हुआ नहीं। आरएसएस वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर इट। और फिर आंदोलन हुआ तो एक बड़ी मात्रा में स्वयंसेवक इस आंदोलन में, सत्याग्रह में सहभागी हुए। कुल देश में 1,30,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, उसमें से 1 लाख से भी अधिक स्वयंसेवक थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी व्यापक स्तर पे ये जागृति संघ स्वयंसेवकों में इस संदर्भ में थी। उस आपातकाल की अलग अलग कहानियां, घटनाएं, प्रसंग है, उसका वर्णन किया जा सकता है। कितनी कल्पकता से यह आंदोलन चलाया गया। कुछ ना कुछ स्वयंसेवकों को सक्रिय रखने के लिए कार्यक्रम चाहिए, ये भाव पहुंचाने के लिए। तो जून में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, नवंबर में बाला साहब का जन्म 61वां जन्मदिन था। तो एक कार्यक्रम दिया गया कि सारे जितने भी संघ है, संघ हितैषी है, उन्होंने बाला साहब उस समय पुणे में जेल में थे, उनको पत्र लिखना। तो बाला साहब को उनको जन्मदिन पर शुभेच्छा देने वाले 30,000 पत्र प्राप्त हुए, 2,000 टेलीग्राफ प्राप्त हुए। तो कोई भी एक निमित्त है, इस पद्धति से जागृति करने के अलग अलग कार्यक्रम, उपक्रम ऐसे स्वयंसेवकों ने। वो जेल भी था, जेल में बंद भी थे जितने, तो जेल में दुखी, हताश, निराश ऐसा वातावरण नहीं था। तो जैसे संघ शिक्षा वर्ग में हंसी मजाक चलती है, वैसे वातावरण चला। तो सारे स्वयंसेवकों का मॉरल जो है वो हमेशा एक बना रहा। ये बना रखने का काम अलग अलग जगह जो दायित्व में प्रमुख थे लोग, जो स्वयं जेल में थे, उन्होंने ये समझा।
उस समय मातृशक्ति की भूमिका जो है वो भी अद्भुत रही, क्योंकि स्वयंसेवक तो जेल में थे, तो न जाने कितने परिवारों में इनकम सोर्स अकेले वही थे जो स्वयंसेवक जेल में गए, तो इनकम सोर्स बंद हो गया। फिर भी कोई घर पीछे नहीं हटा, कोई स्वयंसेवक पीछे नहीं हटा, माफी नहीं मांगी। इसका श्रेय स्वयंसेवकों का जितना है उतना ही श्रेय, किंबहुना उससे अधिक श्रेय मातृशक्ति का है। ढाढ़स बंधा के रखना, इसके लिए जो काम करना था मातृशक्ति ने भी। इसलिए बाला साहब ने इस पूरे आपातकाल का बहुत अच्छा अध्ययन भी किया था, एक अनुमान भी था उनको। जब 75 के अंत में, 1975 के अंत में उनको पूछा गया कि क्या होगा, सब और निराशा ही निराशा दिख रही है, क्या भविष्य हो सकता है इसका, तो उनका उत्तर था 75 चल रहा है, 75 में तो कुछ नहीं होगा, 76 में भी कुछ नहीं होगा, जो होगा वो 77 में होगा, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता। तो इसलिए बाला साहब उसका वर्णन करते थे, इट इज अ वॉर ऑफ पेशेंस, इट्स अ वॉर ऑफ नर्व्स। ये धैर्य की लड़ाई है, धैर्य से हमको टिके रहना है और तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब 77 में जनवरी में इलेक्शन डिक्लेयर हुए और सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बंदी को रिहा किया गया, लेकिन स्वयंसेवकों को रिहा नहीं किया गया। तब पीएमओ से संदेश आया, एक व्यक्ति आया, और उस समय लाला हंसराज गुप्ता, ब्रह्मदेव जी और बापूराव मोघे, इनके साथ चर्चा हुई। सरकार की ओर से एक ऑफर दिया गया। ऑफर यह था कि वैसे भी चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस ही जीतने वाली है, क्योंकि उस पद्धति का फीडबैक था उनको, इंटेलिजेंस का, तो कांग्रेस ही जीतने वाली है। तो संघ अगर यह आश्वासन देता है कि कोई भी जनता पार्टी के साथ समन्वय या पॉलिटिकल एक्टिविटी या कांग्रेस का विरोध नहीं करेगा संघ, तो हम आपको रिहा कर देंगे। स्वाभाविक है, संघ स्वयंसेवकों का एक समान उत्तर था। संघ इस ऑफर के सामने झुका नहीं, बिल्कुल एक प्रकार से धमकी ही थी ये। तो इसके सामने न झुकते हुए अडिग रहा। बाद में जो परिणाम आना था वो भी परिणाम आए। लेकिन इस सभी का वर्णन द इकोनॉमिस्ट, जो लंदन से छपने वाला न्यूज़पेपर है, वो क्या करता है कि अब तक लेफ्ट वालों के क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह अलग पद्धति से देखे, ये लेफ्ट वाले नहीं होते हुए भी एक अद्भुत आंदोलन इन्होंने खड़ा किया। और यह आंदोलन का मुख्य प्रेरणा स्रोत था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इनका सबका एक ही लक्ष्य था, भारत के जनतंत्र की रक्षा करना। इस पद्धति का वर्णन द इकोनॉमिस्ट ने भी किया है। इसके पश्चात जब आपातकाल मतलब हटाया गया, चुनाव हुए, जनता पार्टी चुनकर आई, तब बाला साहब रिहा हुए। स्वाभाविक संपूर्ण देश में उनका स्वागत बड़ी मात्रा में हुए, अभिनंदन करने के बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। उस समय बाला साहब की विजन क्या थी, संघ की विजन क्या थी? बाला साहब ने सब जगह बताया, फॉरगिव एंड फॉरगेट। उन्होंने बताया जब संकट रहता है तब हमको क्या करना चाहिए, तब अडिग रहना चाहिए, साहस से डटकर रहना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। लेकिन जब विजय प्राप्त होती है तब विशाल हृदय बनाना चाहिए अपना। ये लोग हैं, अपने ही लोग हैं। तो एक पद्धति से पहले पाबंदी के समय अंत में जो गुरुजी ने संदेश दिया था, दूसरे शब्दों में बाला साहब ने दूसरे पाबंदी के समय दी। इस सारे रज्जू भैया के भाषा में इसका वर्णन किया जाए तो लोक शक्ति का राज शक्ति पर विजय, इस प्रकार रज्जू भैया ने इसका वर्णन किया। संघ कार्य पर इस आपातकाल का क्या परिणाम हुआ, तो हम देखते हैं कि इस कालावधि में बड़ी मात्रा में अपने परिधि से बाहर के लोग भी संपर्क में आए, और इसके कारण संघ कार्य कम नहीं हुआ। इसके पश्चात तुरंत संघ कार्य एक बाउंस बैक हो गया। जब आपातकाल के पूर्व 13,000 शाखाएं थी,
जल्दी ही संघ की शाखाएं 20,000 क्रॉस कर गई। तो एक आपत्ति को भी अवसर में बदलने का साहस और पराक्रम ये स्वयंसेवकों ने दिखाया। इस कालावधि का और एक महत्वपूर्ण चरण जिसके बारे में चर्चा करनी है वो है राम जन्मभूमि अभियान। एक अद्भुत ये सारा अभियान रहा। मीनाक्षीपुरम की घटना के पश्चात बाला साहब ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के सामने ये बताया कि इस घटना से भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है, हमको हिंदुत्व का जागरण करने की आवश्यकता है। और हिंदुत्व का जागरण फिर किस पद्धति से करना, इसके बारे में चर्चा हुई। और जब आंदोलन शुरू हुआ, बाला साहब ने बताया ध्यान रखना, ये एक बार आंदोलन हाथ में लिया तो बीच में छोड़ नहीं सकते, और आगे 30-35 साल तक यह आंदोलन आपको चलाना पड़ेगा, तभी यश मिल सकता है। अक्षरशः वो वाणी सत्य। यह आंदोलन शुरुआत हुआ 84 में राम जानकी यात्रा के साथ। फिर राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ, सरकार पर प्रेशर डाला गया, ताला खुला। 89 में रामशिला पूजन के कार्यक्रम हुए। लगभग 2,75,000 गांवों में ये रामशिला पूजन के कार्यक्रम, शिलान्यास हुआ। भाजपा भी खुलकर फिर इस अभियान में आई। तो 90 में रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक वो निकाली गई। अडवाणी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। 91 में बोट क्लब पर एक विशाल, बीच में 90 में प्रथम कार सेवा हुई, उस पर बाबरी पे भगवा ध्वज लहराया गया। 91 में विशाल एक रैली हुई बोट क्लब पर। 92 में जब दूसरी कार सेवा हुई तब एक हिंदू समाज का आक्रोश फूट पड़ा और बाबरी ढांचा ध्वस्त हो। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और 24 में प्रत्यक्ष रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। ये एक अलग अद्भुत प्रकार का यह आंदोलन रहा। इसका भी बहुत सारा वर्णन किया जा सकता है। जब, जैसे मैंने बाला साहब का स्टेटमेंट, उस समय जो थोड़ा कंफ्यूजन क्या स्टैंड लेना, उस समय एक बाला साहब का स्टेटमेंट और हिंदू समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए यह स्पष्ट करने वाला दिशा दर्शक, ऐसा ये स्टेटमेंट भी आया। यह आंदोलन की विशेषता और एक है, अब तक अन्य लोग कुछ ना कुछ काम, एक एक्शन करे और हिंदू समाज रिएक्शन दे, इस पद्धति का एक प्रघात चल रहा था। पहली बार हिंदू समाज ने स्वयं का एजेंडा सेट किया और लोग इस पे रिस्पॉन्ड करने लगे। तो ट्रेंड सेटर इस प्रकार हिंदू समाज बन गया। ये इस आंदोलन की विशेषता है। और इस एक कालावधि में, एक संदर्भ में, वैचारिक संदर्भ में हम देखते हैं वो इस्लाम और ईसाई के संदर्भ में संघ की भूमिका। जब आपातकाल के समय जेल में थे तो जेल में केवल संघ वाले थे ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी थे। तो कुछ समाजवादी थे, कुछ आनंद मार्गी थे, कुछ जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता भी थे। उनकी भूमिका या उनके मन में जो संघ की प्रतिमा थी वो बिल्कुल अलग थी। और प्रत्यक्ष संघ स्वयंसेवकों का व्यवहार देखा उन्होंने तो बड़ा आश्चर्य लगा उनको। फिर आकर्षित हुए तो बहुत अच्छा डायलॉग शुरू हुआ और इतने पास आए कि आपातकाल हटने के पश्चात जो बाला साहब के अलग अलग जगह विविध समाज के द्वारा सम्मान के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, जमाते इस्लामी के द्वारा भी एक कार्यक्रम हुआ है। और फिर इसके पश्चात संघ के संदर्भ में, और संघ ये इस्लाम या ईसाई धर्म का पालन करने वाले बंधुओं के संदर्भ में क्या विचार करता है, इस संदर्भ में अपनी भूमिका स्पष्ट करने का समय आया। 78 में बाला साहब ने यह भूमिका स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यहां का मुस्लिम और ईसाई समाज बाहर से नहीं आया, तो व्यापक अर्थ से ये सभी हिंदू ही है। अगर ये सत्य सभी लोग समझ लेते हैं तब जो सांप्रदायिक समस्या यहां पे देश में विद्यमान है
वो सांप्रदायिक समस्या दूर हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि अल्पसंख्याक राष्ट्रीय प्रवाह में सम्मिलित होने चाहिए। इस देश का इतिहास, इस देश की संस्कृति, महापुरुष, इनके विषय में अपनत्व का भाव उनके मन में होना चाहिए। संघ का स्टैंड था यहां पे अल्पसंख्याक आयोग नहीं, मानवाधिकार आयोग होना चाहिए, जो सभी के अधिकारों की चिंता करे। अलग अलग क्यों गिनना? यह अल्पसंख्यक बहुसंख्यक इस पर पद्धति से डिवाइड करना, यही पद्धति गलत है। यह संघ की भूमिका रही। इसलिए हिंदुत्व की व्याख्या 1985 में करते समय बाला साहब ने कहा, जो इस भूमि को माता समझता है और स्वयं को हिंदुस्तान की परंपरा का अभिन्न अंग समझता है, वो हिंदू हो सकता है। संघ के शाखा में प्रवेश दे सकते हैं क्या ये मुसलमान ईसाइयों को? इसके संदर्भ में बोला कि इस देश को मातृभूमि मानने वाले, भारतीय होने पर गर्व का अनुभव करने वाले और इस देश के इतिहास संस्कृति से स्वयं को जुड़े पाने वाले सभी लोग संघ की शाखा में आ सकते। तो व्यापक अर्थ में आज भी जब मोहन जी डीएनए समान है वगैरह वगैरह जो बोलते हैं, तो व्यापक अर्थ में ये सारे हिंदू ही है, एक ही संस्कृति है, एक ही पुरखे है, एक ही मातृभूमि है। ये एकत्व के 3 आधार है। इस पद्धति का विषय बाला साहब ने उस समय रखा था। आतंकवाद के संदर्भ में भी हम देखते हैं तो पंजाब में खालिस्तानी आतंक के सामने उसका सामना प्रत्यक्ष संघ को भी करना पड़ा। 1989 में खालिस्तानी आतंकवादियों ने संघ की शाखा पर हमला किया और 25 लोगों को बलिदान होना पड़ा। यह इसलिए था कि संघ इस पर रिएक्ट करे और हिंदू सिख डिवाइड बड़ा कर सके। स्वाभाविक यही भूमिका गुरुजी ने रखी थी जब भाषावार प्रांत रचना हुई और पंजाब की भाषा क्या होनी चाहिए ये विवाद आया, तब हिंदी नहीं गुरुमुखी अपनी भाषा होनी चाहिए, ये गुरुजी ने उस समय रखा था। उसी पद्धति से किसी भी पद्धति से हिंदू सिख डिवाइड ना हो, ये भूमिका इस आतंकवाद के दरमियान भी संघ की रही। ऐसे ही इस्लामी आतंकवाद जो कश्मीर में बड़ी मात्रा में विस्थापन हुआ है, उस समय एक सामाजिक संस्था इस नाते हम केवल सेवा कर सकते हैं क्या? तो केवल सेवा नहीं, तो संपूर्ण समाज का कश्मीर के बारे में एक मन बनाना। इसलिए फिर अखंड भारत स्मरण दिवस वगैरह वगैरह ये उपक्रम लेकर सालों तक संघ के स्वयंसेवकों ने निरंतर प्रयास किया, समाज में ये विषय जागरूक रखा। इसका ही परिणाम जब अवसर आया 370 हट सका। ऐसे ही जब उदारीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का मोड़ आया 1991 में, तब पहली बार संघ ने एक आर्थिक विषय अपना रखा, स्वदेशी की संकल्पना रखी और यह बताया कि हर एक देश के लिए, ये केवल भारत का विषय नहीं है, हर एक देश के लिए स्वदेशी संकल्पना ये सबके लिए एक स्वीकार ऐसे करने वाली संकल्पना हो सकती है। और ये संकल्पना फिर स्वदेशी का भाव मतलब क्या? केवल वस्तु तक सीमित नहीं, तो भाषा, भूषा, भवन, भ्रमण सभी और सर्वव्याप्त अपनी स्वदेशी संकल्पना कैसी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। इसके उस समय उस पर बहुत टीका टिप्पणी की गई कि ये संघ वाले हैं, हमको पुराने जमाने में बैलगाड़ी के जमाने में लेकर जाने वाले वगैरह वगैरह। आज जब आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, वही अलग शब्दों में स्वदेशी का उच्चारण हम कर रहे हैं। तो एक भारतीय मूल्यों के आधारित अर्थव्यवस्था का विचार कैसे हो सकता है, इस दृष्टि से इस कालावधि में पहल की। एक और एक महत्वपूर्ण अंग है राजकीय अंग। संघ ने हमेशा माना है कि राजकारण, राजनीति एक समाज जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये भी एक संघ विचार से, या संघ नहीं बोलेंगे, राष्ट्रीय विचारों से प्रभारित होना चाहिए। गांधी जी की हत्या हुई, उस समय संघ पर पाबंदी डाली गई, उस समय संघ का पक्ष रखने वाले कोई नहीं थे।
लेकिन दूसरे पाबंदी के पश्चात ये वातावरण पूर्णतः बदला था। लेकिन आज भी हम देखते हैं, जैसे 1979 में सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक कार्यक्रम करने में स्थानीय कुछ राज्यों ने पाबंदी डाली थी। उस समय केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये आज भी कर्नाटक में हम देखते हैं कि शासकीय नौकरी में जो है वो संघ के कार्यक्रमों में सहभागी नहीं हो सकते, इस पद्धति का निर्णय आया। या आज भी आपको तमिलनाडु में संघ का संचालन निकालना है तो कोर्ट से ऑर्डर लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, तभी संघ स्वयं संचालन निकल सकता है, और वो भी दंड लेकर संचालन नहीं निकल सकता हुआ। ये तमिलनाडु में आज भी है। तो संघ ने हमेशा ये सोचा है कि शासन हिंदुत्वानुकूल होना चाहिए, जो भी शासन करना है वो हिंदुत्वानुकूल होने चाहिए। और एक जमाना था जब चुनाव डिक्लेयर होते थे तो दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी के पास सारे पॉलिटिकल लीडर्स जाते थे और उनके फोटो वगैरह ये जानबूझ के छपवाते भी थे सब, और संदेश जाए इसलिए। ये जो राम जन्मभूमि और उसके पश्चात जो अभियान चला, लोक मत परिष्कार का निरंतर एक काम किया गया। 79 में बाला साहब ने एक विधान किया था कि इस देश में हिंदू जब तक बहुसंख्या है तब तक ये देश सेक्युलर बना रहेगा। दूसरा 83 में भाषण करते समय बाला साहब ने कहा था कि चुनाव में मतदान करते समय हिंदू हित ध्यान में रखना आवश्यक है। तो एक हिंदू इस नाते, पहले तो हिंदू समाज जाति पाति प्रांत भेद इस आधार पर वोटिंग करता, ये चित्र बदलना चाहिए और हिंदुत्व के आधार पर वोटिंग का एक पैटर्न बनना चाहिए। इस प्रकार का विचार रखा गया और हम देखते हैं प्रत्यक्ष इसको वास्तव में लाया। आज हम देखते हैं कि सारे लोग, सारे पॉलिटिकल पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व खेलते हैं। ये अच्छी बात है, स्वागत है इनका। जो कोई मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, हिंदू ने आनंद मानना चाहिए इस पर। तो सभी को हिंदुत्व, आप राम का अस्तित्व नकारने वाले आज स्वयं को हिंदुत्ववादी बोलते हैं, तब हिंदू समाज को इसका आनंद होना चाहिए। तो इस पद्धति से मजबूत राष्ट्रीयत्व, सर्वव्यापी सामाजिक पुनरुत्थान और सर्वव्याप्त सामाजिकता, इस आधार पर संघ ने राजनीति की दिशा बदल दी, हिंदुत्व सेंटर स्टेज पे आ गया। ऐसे ही एक बड़ा योगदान एक है संगठन के विषय में। इस कालावधि में गणवेश में परिवर्तन हुआ है, इस कालावधि में शारीरिक कार्यक्रमों में भी परिवर्तन हुआ है। पहले खड्गशूल कार्यक्रम थे, दंड आया, नियुद्ध आया, जो सहजता से सब जगह हम देख सकते हैं, कर सकते हैं इसका अभ्यास, ऐसे कार्यक्रम आए। पहले प्रातः स्मरण था, उसको थोड़ा परिवर्तित करके एकात्मता स्तोत्र मंत्र आया, जिसका स्मरण, एकात्मता जिनको स्थापित करनी है सभी ने करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। ये परिवर्तन आए। संघ में जो नए डायमेंशन जोड़े गए वो है सेवा विभाग का डायमेंशन। जब डॉक्टर जी की जन्मशती थी 1989, उस समय यह सेवा विभाग शुरू किया गया। उस समय लक्ष्य रखा था कि 5000 सेवा कार्य हम शुरू करेंगे। उस समय सेवा विभाग शुरू हुआ, आज 1,30,000 से भी अधिक सेवा कार्य। प्रचार विभाग शुरू करना चाहिए। गांधी जी की हत्या हुई उस समय संघ विचार या संघ का निरपराधित्व ये रखने वाले कोई पत्रिका थी नहीं। स्वयंसेवकों ने अलग अलग भाषाओं में मराठी, हिंदी, उड़िया, बंगाली वगैरह वगैरह 14 साप्ताहिक पत्रिका शुरू की। इसकी पहल बाला साहब ने की थी। आज प्रचार विभाग के द्वारा हजारों पत्रिकाएं निकलती है। अक्षरशः 6.5 लाख गांव है, उसमें से 5.5 लाख गांवों में नियमित पत्रिका जाने का अब क्रम बन गया। ऐसे ही संपर्क विभाग की शुरुआत की 94 में प्रचार विभाग और 94 में ही संपर्क विभाग शुरू हुआ। समाज में गणमान्य लोग बहुत है,
उन तक संघ विचार पहुंचना चाहिए, राष्ट्रीय विचार पहुंचना चाहिए। इसके लिए एक रीच आउट एक्टिविटी हमको नियमित रूप से करनी चाहिए। तो इसके लिए आज इसका स्वरूप हम देखते हैं अत्यंत व्यापक स्वरूप में, सारे समाज के हुज हु, अब तो विदेशों के भी हुज हु जो है संघ के कार्यक्रम देखने के लिए आ रहे हैं। तो एक दृष्टि से सेवा, संपर्क और प्रचार, इस आज जिसको जागरण श्रेणी संघ में बोलते हैं, उसके माध्यम से स्वयं सेवकों के द्वारा जो समाज में परिवर्तन करना है उसकी पहल की। इस कालावधि में संघ की शाखा 73 में जो 13,000 थी उससे बढ़कर 43,000 तक गई। साप्ताहिक मिलन 8,000, संघ मंडली जो मासिक मिलन बोलते हैं वो भी 8,000। ये एक व्यापक विस्तार हुआ। संघ की शाखा के प्रति देखने की दृष्टि क्या होनी चाहिए? बाला साहब का अमृत वचन है, वो मैं पढ़ के ही सुनाता हूं। संघ की शाखा केवल खेल खेलने या कवायद करने का स्थान मात्र नहीं है, यह सज्जनों की सुरक्षा का बिन बोले अभिवचन, तरुणों को अनिष्ट व्यसनों से मुक्त रखने वाला संस्कार पीठ है, महिलाओं के प्रति सम्मान पूर्ण आचरण का आश्वासन है, समाज पर अकस्मात आने वाली विपदाओं और संकटों में त्वरित तथा निरपेक्ष सहायता मिलने का आशा केंद्र है, राष्ट्र विरोधी तत्वों को धाक स्थापित करने वाली शक्ति है और सबसे बढ़कर जीवन के सभी क्षेत्रों में सुयोग्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराने वाला विद्यापीठ है। तो इस दृष्टि से संघ का तत्वनिष्ठा, समरसता का व्यवहार, लचीलापन, सहकारियों के प्रति प्रेम, कार्यकर्ताओं के विचार शक्ति को प्रेरणा देकर उन्होंने निरंतर उनका विकास करना, आत्मविलोपी वृत्ति, समर्पण, ये सारे एक स्वयंसेवक या अधिकारियों के गुण न रहते हुए संपूर्ण संगठन के गुण हो गए। एक संघ कार्य का परिचय इस कालावधि में इस पद्धति से हुआ। अंत में इतना ही कह सकते हैं, संघ की जो विजय यात्रा का ये कालावधि है, ये संघर्ष का है, परीक्षा का है, लेकिन सभी स्वयंसेवकों के पराक्रम से, परिश्रम से इसको विजय का कालावधि और विस्तार और समाज व्यापी बनने का कालावधि स्वयंसेवकों ने बनाया। इतने सुंदर प्रस्तुतिकरण के बाद इतने गणमान्य श्रोताओं से कुछ जिज्ञासा प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा है, तो अपने मन की जिज्ञासा प्रश्नों के माध्यम से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी रहेगी कि जो अभी प्रस्तुतिकरण हुआ है उससे समलग्न प्रश्न आप पूछ सकते हैं। प्रणाम, मेरा नाम राजिका कचेरिया है। आपने कहा कि इमरजेंसी के समय में 1 लाख अपने स्वयं सेवक जी जेल में थे और मातृशक्ति ने खूब अच्छा काम किया। अब मेरा प्रश्न ये है कि उस समय जो महिलाएं थी उनका दिशा दर्शन किसने किया? क्योंकि सारे तो हमारे स्वयं सेवक उस समय जेल में थे, और उन्होंने क्या चीज ऐसी की जिसके कारण आपने ये उनका मेंशन किया? धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो साथ में ही संलग्न कर सकते हैं। समाधान एक साथ में अतुल जी देंगे। नमस्ते। आपने जो तमिलनाडु के विरोध की बात की, वैसे ही हमारे सामने कई विरोध और भ्रम खड़े किए जाते हैं, तो तब संघ को क्या मार्ग रहेगा और संघ की क्या सोच होनी चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम हिनिल पटेल है और मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे आपने बताया कि एक संघ जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम से जाना जाएगा,
तो अभी जैसे महाराष्ट्र के अंदर सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है कि संघ को रजिस्टर करना चाहिए, जबकि उन्हें ये मैसेज अभी तक क्यों नहीं पहुंचा कि एसोसिएशन पर्सन से ऑलरेडी संघ रजिस्टर्ड है, और जो लीगल उन्होंने एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि इस एक्ट का एक रेफरेंस भी दिया उन्होंने कि इस एक्ट में उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो संघ का इसके अंदर क्या अपना अभिप्राय है? नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि अतुल जी, आपने अपने वक्तव्य में मेंशन किया कि बाला साहब जी की भूमिका विद्यार्थी परिषद की स्थापना में भी बहुत महत्व की रही है, तो अगर आप उस पर कुछ प्रकाश डालकर मार्गदर्शन दे सके तो। यहाँ पर जिज्ञासा का सत्र हम पूर्ण करेंगे। अतुल जी। तो पहली बात मातृशक्ति की इमरजेंसी के समय भूमिका के संदर्भ में मार्गदर्शन किसने किया? तो समिति की सेविकाएं तो थी ही, उनका भी प्रवास चलता था ये सब विषयों में, और संघ के प्रचारक उस समय जैसे बताया अंडरग्राउंड ही थे, भूमिगत ही थे, इन्हीं के घरों में रहते थे, और कहाँ रहेंगे दूसरा, स्वयंसेवकों के ही घरों में रहते थे। तो ये सारा जीवंत संपर्क था हर समय। मैं पुणे में दीर्घकाल रहा, तो पुणे में अलग अलग प्रकार के जिस पद्धति से आंदोलन हुए, तो एक महिलाओं का एक आंदोलन उस समय हुआ, वो पर्वती करके एक मंदिर है, छोटी टेकड़ी है भी, तो कार्यक्रम रखा गया कि वहां पे जाना और वो झेंडू का फूल क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, तो वो एक फूल चढ़ाना, केसरी गोटा, हाँ, तो वो चढ़ाना। कितने लोग चढ़ाते हैं, कितने फूल एकत्रित हुए, उतने बहनाएं आके गई, ये मानेंगे। तो ऐसे विविध कार्यक्रम उपक्रम उनको दिए गए, जिसके कारण सतत जागृति। एक बात बताना मैं भूल गया, उस समय एक पैरेलल अंडरग्राउंड प्रचार का माध्यम हमने शुरू किया लोगों ने। ये पत्रिकाएं छपती थी और ये पहुंचाने की व्यवस्था बड़ी मात्रा में बहनें करती थी। तो ये विविध एक्टिविटी में, मतलब ये बता नहीं सकते अब कितनी एक्टिविटी में सहभागी थे, लेकिन लगभग सारे एक्टिविटी में पुरुषों के समान ही बहनें भी सम्मिलित थी और इनका सहभाग रहा। दूसरा, तमिलनाडु जैसे विषय उठते हैं आज भी, तो इस संदर्भ में हम क्या सोचते हैं, तो थोड़ा कल भी इसका उत्तर आएगा। तमिलनाडु में कटिंग साउथ वगैरह, ये विमर्श की लड़ाइयां है सारे। तो ये विमर्श की लड़ाई, हमको ये बैटल ग्राउंड अलग है, तो इसकी एक्सपर्टाइज प्राप्त करना, इसके लिए अलग अलग पद्धति से अध्ययन केंद्र, अपने प्रचार का माध्यम, समाज को भी इसके सम्मिलित कैसे करना, ये सारा काम हमको करना पड़ेगा। तब तमिलनाडु ही केवल नहीं, अलग अलग जगह देश में अलग अलग प्रकार के आंदोलन खड़े करने की रचना हो रही है। मैं अभी एक प्रांत में जाके आया, तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट का प्रांत है, वहां पे बड़ी मात्रा में डैम वगैरह बना रहे, वो देश के विकास, उस प्रांत के विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक ही है। लेकिन उसके विरोध में, उसको विरोध करने वाले लगभग 50 एक संगठन खड़े हैं आज। तो ये सारे विमर्श की लड़ाई अलग ग्राउंड है, बैटल ग्राउंड है। तो उसके लिए भी स्वाभाविक संघ सभी हिंदू समाज को साथ लेकर तैयारी कर रहा है। संघ के रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में, संघ आज भी अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और ये संविधान अपने को ये अधिकार देता है इस पद्धति का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इस नाते संगठन करना, उसकी एक्टिविटी करना, इसका अधिकार संविधान हमको देता है। जो केसेस चलते हैं, हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ये बोलने वाले वगैरह वगैरह, तो महाराष्ट्र में जो चैरिटी कमिश्नर के यहाँ उनके एप्लीकेशन वगैरह गई थी, तो चैरिटी कमिश्नर ने उनकी एप्लीकेशन को नकार दिया गया है। और फिर भी अब वो हम रजिस्टर हुए हैं, इस प्रकार का झूठ का प्रचार करते हैं, कोई सत्यता इसमें
है नहीं। ऑलरेडी कोई रजिस्ट्रेशन इस नाम से कोई भी संगठन रजिस्टर्ड नहीं है। विद्यार्थी परिषद की स्थापना के संदर्भ में, विद्यार्थी परिषद की स्थापना जैसे ही उस समय अलग अलग जगह, 3-4 जगह अलग अलग नाम से विद्यार्थियों का काम शुरू हुआ। उसमें से एक काम नागपुर में शुरू हुआ था। उस समय बाला साहब ने इसका नेतृत्व किया था, क्योंकि ये एक अच्छा एक्टिविटी थी। विद्यार्थियों के माध्यम से देश में जागरूकता लाई जा सकती है, ये सभी ने सोचा। ये अलग अलग जगह जो अलग अलग नाम से प्रारंभ हुआ काम, बाद में जब पाबंदी संघ पर हटी, उसके पश्चात सारे सब लोग एकत्रित आए और फिर क्या नाम देना, सबने मिलके जो तय किया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये नाम हुआ। तो प्रत्यक्ष स्थापना बाद में हुई, लेकिन ये एक्टिविटी जो अलग अलग जगह शुरू हुई, वो एक स्थान नागपुर और उसके शुरू करने वाले में बाला साहब भी सहभागी थे।